गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं रविंद्र कुमार। हम लोग पढ़ रहे थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जन्म। तो मानव जन्म में हम लोगों ने पिछले क्लास में मानव जन्म के जन्म घटना के बारे में पढ़ा था। हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन कवर कर रहे हैं। एनसीईआरटी में जो भी दिया हुआ है उसको लाइन बाय लाइन कवर कर रहे हैं। एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर हम लोग शुरू किए हुए हैं। अब इसमें जो हम लोगों ने पढ़ा है पिछले क्लास में, एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि क्या पढ़ा था हम लोगों ने। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि मनुष्य में जो जन्म घटनाएं होती हैं इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, जन्म घटनाओं के बारे में कि जन्म घटनाएं कौन कौन से हैं। तो उसमें से सबसे फर्स्ट हम लोगों को मिला था युग्मक जन्म। युग्मक जन्म में हम लोगों ने जाना था कि नर और मादा में युग्मक का जब जन्म होता है तो मादा में अंडाणु का और नर में जो है शुक्राणु का निर्माण होता है। मादा में अंडाणु बन रहा था और नर में जो है वो शुक्राणु का निर्माण हो रहा था। युग्मक के बनने की प्रक्रिया को ही युग्मक जन्म कहा गया था। इसके बाद दूसरा घटना हम लोगों ने देखा था वीर्य सेचन। अब ये वीर्य सेचन क्या था? तो वीर्य सेचन में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब नर के युग्मक को स्थानांतरित किया जाएगा मादा के जन्म भाग में, तब उस प्रक्रिया को कह दिया गया था वीर्य सेचन। यहाँ पे शुक्राणु का स्थानांतरण हो रहा है और शुक्राणु का स्थानांतरण हो रहा है मादा के जन्म भाग में, स्थानांतरण किया जा रहा है। नर का युग्मक जो है वो गतिशील होता है, ये गति कर सकता है, तो शुक्राणु का स्थानांतरण किया गया था मादा जनन भाग में। और मादा जनन भाग में जब स्थानांतरण होगा तो कह दिया जाएगा वीर्य सेचन। वीर्य सेचन के अब तीसरा प्रक्रिया हुआ था कि जब वीर्य सेचन हो जाएगा और वीर्य सेचन अंडाणु के अंडोत्सर्ग के समय ही अगर होता है तो ये प्रक्रिया होती है निषेचन। और निषेचन में हम लोगों ने पढ़ा था कि मादा युग्मक यानी कि अंडाणु या अंड और शुक्राणु, इन दोनों के संलयन के पश्चात यूमनस का निर्माण हुआ था, जाइगोट बना हुआ था। तो यूमनस का निर्माण का जो प्रक्रिया था उस प्रक्रिया को कह दिया गया था निषेचन की प्रक्रिया। जब निषेचन की प्रक्रिया हो जा रही थी तो निषेचन के बाद की जो है चौथी प्रक्रिया हो रही थी जिसको कह दिया गया था अंतरारोपण। और अंतरारोपण इस प्रक्रिया में क्या हुआ था कि अंतरारोपण की जब प्रक्रिया हो रही थी उस समय ये जो जाइगोट था ये शुरुआत में 2 कोशिका में बदलता है, फिर 2 से 4 कोशिका में बदलते हैं, 4 से 8 कोशिका में बदलता है, 8 से 16 कोशिका होता है। और जब 16 से अधिक कोशिका का जब संरचना बनता है तब इसको कह दिया गया था कोरक पुट्टी। 16 से अधिक कोशिकीय संरचना का जो यूमनस होगा उसका नाम दे दिया गया था कोरक पुट्टी। अब ये जो कोरक पुट्टी है, यही कोरक पुट्टी गर्भाशय के अंतः स्तर पर जाकर के चिपक जाता था और चिपकने की प्रक्रिया जो थी उस प्रक्रिया को कह दिया गया था अंतरारोपण। अंतरारोपण से लेकर के बच्चे के पूर्ण विकास तक का या बच्चे के जन्म तक का जो घटना थी या जन्म तक का जो समय था उसको कह दिया गया था गर्भावधि, यानी गर्भ की अवधि। इस अवधि में, इस समय में गर्भाशय में जिस यूमनस का स्थानांतरण हुआ, जिसका अंतरारोपण हुआ था, उसका भ्रूणीय विकास होगा। उसमें अंग तंत्र ये सब बनना शुरू हो जाता था और भ्रूणीय विकास होने की प्रक्रिया जो थी उस प्रक्रिया को ही कह दिया गया था गर्भावधि, जो मनुष्य में 9 महीने 10 दिन की होती थी। छठा प्रक्रिया हुआ था कि जब गर्भावधि पूर्ण हो जाती थी, गर्भावधि पूर्ण होने के बाद एक प्रक्रिया चलती थी जिसको कह दिया जाता प्रसव। और प्रसव में नए बच्चे का जन्म होता था जिसको शिशु जन्म के नाम से हम लोग जान रहे थे। इसमें प्रसव होने के पश्चात माँ जो है अपने बच्चे को दुग्ध स्राव कराती है, स्तनपान कराती है। और स्तनपान कराने की प्रक्रिया जो है उस प्रक्रिया को या उस घटना को जो है दुग्ध स्राव कहा जाता है।
यानी स्तनपान कराने की प्रक्रिया। तो पिछले क्लासों में हम लोगों ने ये सारी घटनाओं के बारे में अध्ययन किया था, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। अब ये जो घटनाएं हैं, ये सब की सभी घटनाएं, ये जितनी भी घटनाएं हैं, ये सारी घटनाएं जनरली यौना आरंभ में या यौना आरंभ के बाद जो है वो शुरू होती है। जब नर और मादा में पुबर्टी होने लगता है, यौना आरंभ की शुरुआत होती है, उसके बाद ये सारी जन्म घटनाएं होती हैं। यौना आरंभ वो अवस्था है नर और मादा का जिसमें नर और मादा दोनों एक अपने जनन क्षमता को जो है वो प्राप्त करते हैं, सेक्सुअल मैच्योरिटी को जो है वो अटेन करते हैं, जन्म क्षमता आती है उनमें, उस घटना को जो है वो यौना आरंभ कर दिया जाता है। तो जन्म की ये सारी घटनाएं यौना आरंभ के बाद शुरू होती है। तो हम लोग देखते हैं कि जन्म की ये जो सारी घटनाएं हैं यौना आरंभ के बाद जो शुरू हो रही है, कुछ यौना आरंभ में क्या क्या हो रहा है। तो आपने सीखा कि जन्म की ये सभी घटनाएं यौना आरंभ के बाद होती है। अब ये जो यौना आरंभ है, ये नर और मादा में यौना आरंभ की जो घटना है वो अलग अलग समय पर हो सकता है। नर और मादा इनमें अलग अलग समय पे ही होता है। अब नर में जो है ये जन्म की जो घटना है वो जनरली 10 से 19 वर्ष के बीच जो है वो हो रही होती है, और मादा में ये घटना 9 से 17 वर्ष के बीच जो है वो चल रही होती है। इस घटना के दौरान नर और मादा में या नर या मादा के शरीर में ढेर सारे जो है बदलाव देखने को मिलता है, और उन बदलाव के कारण या उन जो बदलाव हो रहे होते हैं वो उनके जनन क्षमता को अटेन करना होता है, वो जनन क्षमता को जो है प्राप्त कर रहे होते हैं, सेक्सुअल मैच्योरिटी उनमें आ रही होती है इस वर्ष में। अब ये जो समय है ना, ये समय परिवर्तित हो सकता है, घट सकता है या बढ़ सकता है। किस आधार पे? तो स्थान परिवर्तन के आधार पे या स्थान के वजह से जो है बदल सकता है, क्लाइमेट की वजह से बदल सकता है, मौसम की वजह से जो है वो बदल सकता है, वातावरण के आधार पे जो है बदल सकता है। जैसे अगर ये नर या मादा जो है वो ठंडे प्रदेशों में है, ठंडे प्रदेशों में रह रहे हैं, तो ठंडे प्रदेशों में रहने वाली मादा जो है, उन मादा में ये या नर में जो है ये प्रक्रिया जो है वो 12 से 15 वर्ष के बीच जो है वो शुरू हो सकती है। या फिर अगर गर्म प्रदेशों में रह रहे हैं, तो गर्म प्रदेशों में रह रहे हैं तो गर्म प्रदेशों में ये जो है वो और आगे जा सकता है, 15 से 13 से 17 के बीच जो है ये शुरू होती है। तो मौसम की वजह से या वातावरणीय कारक की वजह से जो है ये इनमें परिवर्तन हो सकता है। अब इनमें जो परिवर्तन हो रहा होता है, ये यौना आरंभ जब चल रहा होता है, तो यौना आरंभ में क्या क्या परिवर्तन हो रहा होता है, तो ये देखेंगे कि जो नर है उनके आवाज जो है वो थोड़ा भद्दा हो जाता है, भारी बनने लगता है आवाज। मादा जो है उनका आवाज जो है वो पतला होने लगता है, सुरीला होने लगता है। नर और मादा दोनों के चेहरों पे जो है वो पिंपल्स निकल जाते हैं, एक्ने आ जाता है, बरे निकलना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो है वो नर और मादा में श्रोणी भाग का हिस्सा यानी कमर का हिस्सा जो होता है वो चौड़ा हो जाता है, जबकि नर में जो है वो शोल्डर का हिस्सा यानी कंधे का हिस्सा जो है वो चौड़ा होना शुरू हो जाता है। अब मादा में ये श्रोणी भाग का हिस्सा क्यों ऐसा होता है, तो श्रोणी भाग में, श्रोणी के अंतः भाग में जो है उदर गुहा के निचले हिस्से में गर्भाशय होता है, और गर्भाशय की वृद्धि होने की वजह से वहां पे वजन आ जाता है और उनका श्रोणी क्षेत्र जो है वो चौड़ा होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा नर का चेहरा मादा के चेहरे से थोड़े कम चमकीले होते हैं। मादा का चेहरा जो है वो थोड़ा ज्यादा चमकीला होता है, स्त्रियों के चेहरा जो है थोड़े ज्यादा चमकीले होते हैं, ऑयली ज्यादा होता है, तैलीय ज्यादा हो जाता है। ये सारी घटनाएं जो है वो देखने को मिलता है यौना आरंभ में। इसके अलावा मादा में एक और घटना की शुरुआत हो जाती है, जो एक जनन घटना है, जिसको आमतौर पर बोलचाल भाषा में मासिक चक्र, माहवारी, मासिक धर्म, ऋतुस्राव इनके नाम से भी जाना जाता है। तो ये मादा में और नर में होने वाले यौना आरंभ में कुछ कुछ बदलाव, क्या क्या बदलाव हो रहा होता है। तो नर में अगर ये घटना देखें तो नर में ये घटना लड़कों में यौना आरंभ के सभी लक्षण 10 से 19 वर्ष के बीच दिखाई देते हैं। जो भी लक्षण होगा, जैसा जो अभी हम लोगों ने बोला, जैसे अभी हमने बताया कि उनका आवाज जो है वो भारी होना शुरू हो जाता है, चेहरे पे पिंपल्स निकलना शुरू हो जाता है, चेहरे पे जो है वो रोम या बाल उगाते हैं, कंधे का हिस्सा चौड़ा होने लगता है, इनका चेहरा जो है वो थोड़ा कम चमकीला होता है,
पसीना आना शुरू हो जाता है। ये सारी घटनाएं जो है वो 10 से 19 वर्ष के बीच ही दिखाई देती है। और इनमें ये क्या क्या शामिल हो रहा होता है, तो लड़कों में ये जो घटना हो रही होती है उनमें आवाज का भारी होना, चेहरे, हाथ, पैर पर बाल या ऊन का उग जाना, या इसके अलावा जो है बगल या छाती और जघन सुने क्षेत्र में भी बाल उगाते हैं। इसके अलावा जो है वो लिंग और वृषण का, लिंग यानी सीसन का जो है और वृषण का जो है यहाँ वृद्धि होता है। इन इसके अलावा जो है चेहरे पे पिंपल्स या बर्रे निकलने लगते हैं। शरीर का ऊपरी हिस्सा चौड़ा हो जाता है। ऊपरी हिस्सा का मतलब है कंधे का हिस्सा जो है वो चौड़ा होना, नर में कंधे का हिस्सा चौड़ा होना शुरू हो जाता है। पसीना आना शुरू हो जाता है, बगल में आर्म पीठ में जो है वो पसीना आना शुरू हो जाता है। ये यौना आरंभ में जो है वो होता है। इसके अलावा क्या कि नर का चेहरा जो है थोड़ा कम चमकीला होता है, मादा की अपेक्षा कम चमकीला होता है, कम चमकीले होते हैं। इसके अलावे नर या लड़कों में जो है ये भी देखने को मिलता है कि मूड स्विंग करता है। इस उम्र में ज्यादातर बच्चे, लड़के और लड़कियां जो है अपनी प्राइवेसी को देख रहे होते हैं। मूड स्विंग कर रहा होता है, ये ज्यादा प्राइवेसी को लेकर के रहते हैं। मादा में क्या क्या होता है, तो मादा में जो है, मादा की ये सारी घटनाएं वो कब देखने को मिलेगा, तो लड़कियों में यौना आरंभ के सभी लक्षण 9 से 17 वर्ष के बीच दिखाई देता है। अभी ये उम्र जो है 9 से 17 वर्ष, इनमें वो सारे लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे मासिक चक्र का होना, या चेहरे पे जो है वो चेहरा का चमकीला होना, चेहरा का तैलीय होना, चेहरे पे जो है वो पिंपल्स का निकलना। ये सारी घटनाएं जो है वो इनमें देखने को मिल रहा होता है। क्या क्या हो रहा होता है लड़कियों में, तो लड़कियों में क्या हो जाता है, त्वचा का तैलीय हो जाता है, त्वचा तैलीय होना शुरू हो जाता है। पैरों या बगल में, आर्म पीठ में, जघन में रोम या बाल उगाते हैं। स्तनों का विकास होता है, चेहरे पर पिंपल्स आ जाते हैं। श्रोणि की अस्थियां जो है वो चौड़ी होती है। क्यों? गर्भाशय के वृद्धि के कारण, गर्भाशय का विकास होने लगता है, गर्भाशय की वृद्धि होती है। इसकी वजह से जो है ये घटना जो है वो हो रहा होता है कि उनका श्रोणि हिस्सा जो है वो चौड़ा होना शुरू हो जाता है, बगल में पसीना आना शुरू हो जाता है, आर्म पीठ में मासिक धर्म शुरू हो जाते हैं, और इनका चेहरा जो है वो ज्यादा चमकीले होते हैं। चेहरा नर की अपेक्षा अधिक चमकीले होते हैं, नर की अपेक्षा अधिक चमकीले होते हैं। अधिक चमकीले होते हैं। इनमें भी जो है मूड स्विंग होता है, या ये भी देखा गया है कि इस समय हार्मोन का ये सारा जो घटना है, ये सारे जो लक्षण है, ये एक्चुअली में हार्मोन्स के वजह से हो रहा है। तो हार्मोन्स के वजह से हो रहा होता है, तो इन हार्मोन्स का ये कभी हार्मोन्स जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, कभी हार्मोन्स जो है वो घट जाते हैं, और इन हार्मोन्स के घटने या बढ़ने की वजह से ये सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिल रहा होता है। इसमें कई बार तो ये भी हो जाता है कि हार्मोन की वजह से बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्त्री या पुरुष जो हैं वो एक दूसरे के प्रति जो है वो आकर्षित होते हैं, मूड स्विंग करता है उनका। तो ये भी एक लैंगिक लक्षण ही है, और ये सारे लक्षण जो दिखाई दे रहे होते हैं इनको जनरली द्वितीयक लैंगिक लक्षण कर दिया जाता है। जो नर में दिख रहा होता है या जो मादा में दिख रहा होता है, इन सारे लक्षणों को द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहा जाता है, या आप सीधे भाषा में यौना आरंभ के लक्षण कर सकते हैं। इनके वजह से इनमें सेक्सुअल मैच्योरिटी जो है वो आ रहा होता है। तो जब यौना आरंभ हो जाएगा
या यौन आरंभ जब हो रही होती है उस समय जो है वो नर और मादा में घटना शुरू हो जाती है युग्मक जन्म का। जैसे मादा का जब ये मासिक चक्र शुरू होता है तो मादा के मासिक चक्र के दौरान ही युग्मक जनन की प्रक्रिया होती है। युग्मक जनन की प्रक्रिया मासिक चक्र के दौरान ही होते हैं। बहुत सारे पुरुष या स्त्रियां ये जानते हैं कि मासिक चक्र जो है वो एक्चुअली में मासिक चक्र केवल और केवल रक्त स्राव की एक प्रक्रिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि मासिक चक्र में सिर्फ और सिर्फ रक्त का ही स्राव नहीं होता है। मासिक चक्र में गर्भाशय और अंडाशय में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलता है। अंडाशय में या डिंब में जो है वो क्या हो रहा होता है, तो इनमें जो है वो चक्रीय परिवर्तन हो रहा होता है और चक्रीय परिवर्तन के दौरान युग्मक जनन की घटना जो है वो संपन्न होती है। कुछ अस्थायी हार्मोन्स जो है वो स्रावित होना शुरू हो जाता है। ये सब मासिक चक्र है, लेकिन अधिकांश पुरुष ये मानते हैं कि मासिक चक्र या माहवारी सिर्फ और सिर्फ रक्त का स्राव है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग मासिक चक्र में इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। हमने जैसे पहले कहा है कि एनसीईआरटी में जो भी दिया हुआ है या जो भी है एनसीईआरटी में उसको हम लोग लाइन बाय लाइन कवर करेंगे। तो इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में जानेंगे क्या होता है। मासिक चक्र शुरू होने से पहले जो है बहुत सारे बदलाव देखने को मिल रहे हैं महिलाओं में। मासिक चक्र के शुरुआत होने के अवस्था में जो है इनको रज अवस्था कर दिया जाता है या ऋतुस्राव अवस्था कर दिया जाता है। उस समय रक्त का तो स्राव होता ही है, इसके अलावे जो अंडाणु का निषेचन नहीं हुआ है उस अंडाणु को भी जो है वो शरीर से बाहर कर दिया जाता है। और ये सामान्य स्थिति में महिलाओं में जो है ये 28 से 29 दिन का हो सकता है। औसत 28 से 29 दिन का हो सकता है। नहीं तो ये भी देखा गया है कि यंग में या जो नौजवान जो यौन आरंभ होते हैं उनमें 21 से 45 दिनों का जो है ये मासिक चक्र हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि मासिक चक्र जो है वो एक ही महीने में एक ही चक्र में जो है वो 2 मासिक चक्र जो है वो पूर्ण कर दिया जाए। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, जानेंगे मासिक चक्र के दौरान महिलाओं को जो है या स्त्रियों को जो है वो क्या क्या प्रिकॉशन या फिर क्या क्या जो है वो उनको स्वस्थ रखना होगा या किस तरह से वो स्वस्थ रह सकती हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जन्म की ये जो सभी घटनाएं थी ये मासिक चक्र के दौरान। अब यहां तक तो हम लोग देख लिए एनसीईआरटी के आधार पर अगर देखें तो ये जो भी घटना हो रहा है, जैसे अभी हम लोग देख रहे थे कि ये सब के सब घटना जो है वो क्या हो रहा है, तो जो नर है उसका त्वचा ऑयली हो जाता है, टेली हो जाता है, चेहरे पे जो है वो बाल या रोम उगाते हैं, मूंछ दाढ़ी निकलना शुरू हो जाता है, शोल्डर का हिस्सा यानी कंधे का हिस्सा जो है वो चौड़ा हो जाता है, शोल्डर गेट्स वाइडर, हेयर अंडर द आर्म्स, बगल में जो है वो बाल निकल आते हैं या श्रोणी क्षेत्र में जो है वो बाल निकल आते हैं, प्यूबिक क्षेत्र में जो है वो बाल निकल आता है, पेनिस, वृषण और शीशन का जो है वो साइज बढ़ता है, आकार बढ़ता है, इनके नेक, चेस्ट, लेग्स और इनके मसल्स जो है वो स्ट्रांग होते हैं, मजबूत होते हैं। यही चीज जो है वो फीमेल में भी देखने को मिलता है। उनका पूरा का पूरा बॉडी जो है वो वक्र हो जाता है, वक्रीय हो जाता है, त्वचा जो है वो ऑयली हो जाता है। इनमें स्तन ग्रंथि का जो है वो विकास होता है। नर में स्तन ग्रंथि का विकास नहीं होता है। नर में स्तन ग्रंथि का विकास नहीं होता है। जितने भी स्तनधारी हैं, स्तनधारी के जितनी भी मादाएं हैं, उन मादा का एक लक्षण है कि उनमें सक्रिय स्तन ग्रंथि होती है, जबकि नर में ये ब्रेस्ट या स्तन ग्रंथि जो है वो विकसित नहीं होता है। मादा में भी जो है प्यूबिक हेयर यानी श्रोणी भाग में जो है वो रोम या बाल उगाता है, अंडर आर्म से वो बाल उगाता है। ये सारी प्रक्रिया जो है वो मादा में देखने को मिलता है। हाँ, तो अब हम लोग देखते हैं कि एनसीईआरटी जो है वो क्या, एनसीईआरटी में क्या क्या दिया हुआ है। तो एनसीईआरटी के हिसाब से पुरुष और स्त्री के बीच महत्वपूर्ण रूप से जनन प्रक्रियाओं में अंतर हो रही होती है। अब यह अंतर क्या होता है, तो अंतर में उदाहरण के लिए एक वृद्ध पुरुष में शुक्राणु बनना जारी रहता है, लेकिन स्त्रियों में अंडाणु की रचना 50 वर्ष की आयु के लगभग समाप्त हो जाती है।
अब इनमें अंतर ये है कि मादा में अंडाणु बनने की प्रक्रिया जो है वो 50 वर्ष के बाद या लगभग 50 वर्ष के आने के बाद जो है वो अंडाणु बनने की प्रक्रिया रुक जाती है। कारण क्या होता है कि जब कोई मादा गर्भ में पल रही होती है, उनका विकास हो रहा होता है, तो गर्भ में ही इनके अंडाशय में अंडाणु की छोटी छोटी बहुत सारी पुटिकाएं, जिनको प्राथमिक पुटक कहते हैं, ये प्राथमिक पुटक जो है वो बनकर के तैयार हो गया होता है गर्भावस्था में। और गर्भावस्था के बाद जब ये जन्म लेती हैं, तो जन्म लेने के बाद इस पुटक में किसी भी तरह का कोई वृद्धि नहीं होता है। जितना पुटक बना होता है उतना का उतना ही पुटक होता है। लगभग 60,000 से लेकर 60,000 से लेकर के 80,000 तक पुटक बनकर के तैयार हुआ होता है मादा के अंडाशय में ये पुटक बनकर के तैयार हो गया होता है। और जन्म हो जाने के बाद इस नंबर में थोड़ा भी वृद्धि नहीं होता है। अब इस नंबर में वृद्धि नहीं होता है, मतलब इनका नंबर जो है वो फिक्स हो गया। अब जन्म के बाद जब इनमें युग्मक जन्म की प्रक्रिया होगी, तो इन पुटकों के से युग्मक बनने तक जो है ये चल रहा होता है। और उसके बाद इनका समाप्ति के बाद लगभग इनमें से 450 से 500 पुटक ही अंडाणु में परिवर्तित हो सकते हैं। तो इतने पुटक बनने तक जो है इनकी उम्र लगभग 50 से 55 वर्ष के आने के बाद ये समाप्त हो जाती है। जबकि पुरुषों में ऐसा नहीं है। पुरुषों में होता यह है कि पुरुषों का जब युग्मक जन्म हो रहा होता है, तो पुरुषों में युग्मक को बनाने वाले जो कोशिका होते हैं, जिनको नर जन्म कोशिका कह दिया जाता है या स्पर्मेटोगोनिया कोशिका कहा जाता है, जब इनसे शुक्राणु बनने वाली कोशिका बनती है, तो वो वापस विभेदित होकर के नर जन्म कोशिका में परिवर्तित हो जाते हैं। और नर जन्म कोशिका में परिवर्तित बार बार हो रहा होता है, तो इनकी संख्या कभी घटती ही नहीं है, कम ही नहीं होती है। यही वजह है कि वृद्ध पुरुष में शुक्राणु बनना जो है वो जारी रहता है अमृत। लेकिन अब जो है स्थिति है कि वातावरण में परिवर्तन की वजह से या पोषण लेने के आधार पे पुरुषों में भी ये देखा गया है कि उनमें भी शुक्राणु बनने की प्रक्रिया जो है धीरे धीरे कम होते जा रही है। 75-80 साल तक के बाद जो है वो युग्मक बनने की प्रक्रिया जो है वो रुक जा रहा है, या जो शुक्राणु बन रहे हैं उनकी क्वालिटी, उनकी गुणवत्ता जो है वो ठीक नहीं है, शुक्राणु का संख्या घटा हुआ है। ये रीजन है वातावरण में परिवर्तन। हम लोग विकिरण वाले क्षेत्र में रहने लगे, आईटी सेक्टर में है, तो इसके वजह से भी घटा है। जींस वगैरह पहनने की वजह से वृषण का तापमान जो है वो शारीरिक तापमान पर चला गया होता है, इसके वजह से भी हो रहा होता है। इसके अलावा एक और अंतर होता है, एक और अंतर देखने को मिल सकता है कि मादा में जनन की जो घटनाएं हैं, मादा में जनन की जो घटना हो रही होती है, उसमें जनन चक्र चल रहा होता है मादा में, जबकि नर में जनन चक्र जो है वो चल ही नहीं रही होती है। नर का जो जन्म, मादा में जो जनन चक्र है, इसी को माहवारी या मासिक चक्र के नाम से जाना जाता है। माहवारी या मासिक चक्र या मासिक धर्म, पीरियड्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुएशन, ऋतुस्राव, रज चक्र, ये सब जो है इसके नाम से जो है वो जाना होता है। तो मादा में ये माहवारी या मासिक चक्र जो है वो चल रही होती है, जबकि नर में किसी भी प्रकार का कोई जनन चक्र नहीं चल रहा होता। नर में इस तरह का कोई भी घटना नहीं हो रहा होता। तो नर में और मादा में कुछ जो है वो अंतर देखने को मिला है, कुछ महत्वपूर्ण रूप से जनन क्रियाओं में अंतर देखने को मिला है, जिसमें से एक ये जनन चक्र में अंतर है, जनन चक्र नहीं होता है नर में। दूसरा, मादा में अंड का जनन या अंडाणु का जनन जो है वो एक समय के बाद समाप्त हो जाती है, जबकि पुरुषों में शुक्राणु का निर्माण जो है वो कंटिन्यूअसली या लंबे उम्र तक जो है वो हो रही होती है। अब इसके बारे में नर और मादा के अंग के बारे में देखते हैं कि ये इनमें जो ये परिवर्तन हो रहा है या जो घटनाएं हो रही हैं, वो घटनाएं कैसे हो रही हैं, इन घटनाओं में जो है वो क्या क्या हो रहा है, कौन सा अंग जो है वो क्या क्रिया कर रहा है, कैसी प्रक्रिया हो रही है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो हम अब मानव में स्त्री और पुरुष के जनन तंत्रों का चर्चा करते हैं। क्या क्या करते हैं? तो नर और मादा का अगर जनन अंग देखें, तो नर में जनन तंत्र में क्या क्या होता है? तो नर जनन तंत्र में एक जोड़ा शुक्राशय, ये एक जोड़ा होता है। मूत्राशय जो उत्सर्जन तंत्र में भी भाग ले रहा है और जनन तंत्र में भी भाग ले रहा होता है। शुक्रवार, ये भी एक जोड़ा होता है। पुरस्थ ग्रंथि, ये संख्या में सिर्फ और सिर्फ एक ही होते हैं। शीशन, नर का बाह्य जननांग या मैथुनांग भी कह दिया जाता है। ये
मूत्राशय जो है वो जनन भाग में नहीं होता है। मूत्रवाहिनी जो है ये भी जनन में नहीं होता है। शुक्रवाहक जो है ये देख रहे हैं कि मूत्राशय के पीछे से होकर के शुक्रवाहक आया हुआ है, जनन तंत्र से जुड़ा हुआ है, इसके वजह से इनका चित्र हम लोग देख पा रहे होते हैं, दिख रहा होता है, लेकिन इनका जनन में कोई भी भागीदारी नहीं होता है। मूत्रमार्ग ये जनन और उत्सर्जन इन दोनों में मदद कर रहा होता है। शीसन के अग्रभाग को ही शीसन मुंड कहा दिया जाता है। शीसन जो है वो चारों तरफ से पतली त्वचा से घिरी होती है, जिसको अग्रछद कह दिया जाता है। वृषण है, वृषण जहां पे होता है उसे थैलीनुमा संरचना, उसको वृषण कोश कह देते हैं। स्क्रोटम्स है। कंदमूत्र पथ मटर के दाने के बराबर जो है वो होता है, ये भी संख्या में नर में एक जोड़ा मिलेगा। फिर मलाशय और गुदा ये दोनों जनन तंत्र का हिस्सा नहीं है। अश्खलनीय वाहिनी जो है वो देखने को मिलेगा। तो नर जनन तंत्र अगर देखें तो ये नर जनन तंत्र जो है वो है कहां, श्रोणि क्षेत्र में है नर जनन तंत्र। और इस नर जनन तंत्र में वृषण जो कि संख्या में एक जोड़ा है, वृषण के साथ साथ इस वृषण के साथ साथ नर का सहायक जनन तंत्र, नर का सहायक जनन नलिका और नर का सहायक जनन ग्रंथि के साथ साथ बाह्य जनन जो है वो सम्मिलित होता है। वहीं अगर मादा का जनन तंत्र देखें तो मादा जनन तंत्र में क्या है देखने को मिलेगा, तो मादा जनन तंत्र में जो है वो गर्भाशय है, गर्भाशय का गुदन फंडस कहा दिया जाता है। फिर अंडवाहिनी नलिका है, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि 3 अलग-अलग हिस्सों में जो है ये बटा हुआ होता है। अंडाशय जो संख्या में एक जोड़ा होता है। नर का वृषण नर में प्राथमिक जनन कहलाता है और मादा में अंडाशय मादा प्राथमिक जनन कहलाता है। ये गर्भाशय में हम लोग देखेंगे कि गर्भाशय जो है वो 3 अलग-अलग स्तरों से मिलकर के बना हुआ होता है। ये गर्भाशय जहां खुल रहा होता है उस हिस्से को कहा जाता है गर्भाशय ग्रीवा। गर्भाशय ग्रीवा के बीच का जो हिस्सा होता है, शंकरा जो रास्ता होता है, उसे कह दिया जाता है ग्रीवा नाम। और ग्रीवा जहां पे खुल रहा होता है उसे कह दिया जाता है योनि। तो मादा में एक जोड़ा अंडाशय के साथ साथ गर्भाशय, अंडनलिका, योनि, मादा का बाह्य जनन, इसके साथ साथ जो है वो स्तन ग्रंथि जो है वो सम्मिलित होता है मादा। अब इनमें से एक एक करके हम लोग सब अंग के बारे में जानते हैं कि मादा का और नर का अंगों का क्या कार्य होता है। तो पहले हम लोग नर जनन अंग के बारे में अध्ययन करते हैं कि नर जनन अंग क्या है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से अंग है और मेल नर जनन तंत्र में जो अंग हैं उन अंगों का क्या कार्य है। तो नर जनन तंत्र में क्या अभी जैसा देखें, नर जनन तंत्र में क्या क्या मिलेगा, एक जोड़ा वृषण नर का प्राथमिक जनन, एक जोड़ा शुक्रवाहक, एक जोड़ा शुक्राशय पुरस्थ ग्रंथि नर का सहायक जनन ग्रंथि, नर का मैथुनांग जिसे सीसन या लिंग कहा जाता है। सीसन चारों तरफ से घिरा होता है और चारों तरफ से पतली त्वचा से घिरी होती है, उसे कह दिया जाता है अग्रछद। शीशन का अग्रभाग जिसे शीशन मुंड के नाम से जानेंगे। वृषण जहां होता है उसको वृषण कोश के बारे में हम लोग जानेंगे। तो क्या क्या होता है नर में, नर का पुरुष जनन श्रोणि क्षेत्र पेल्विस रीजन में अवस्थित होता है। पुरुष और मादा दोनों में, स्त्री और पुरुष इन दोनों का जनन तंत्र श्रोणि क्षेत्र में ही होता है। स्त्री और पुरुष का जनन तंत्र जो है दोनों के दोनों श्रोणि क्षेत्र में ही होते हैं, पेल्विस रीजन में ही होता है। उदर गुहा के निचले भाग में होता है श्रोणि क्षेत्र। श्रोणि क्षेत्र जो है वो किसको बोलेंगे, तो नाभि और जांघ के बीच का जो हिस्सा होता है वो श्रोणि क्षेत्र होता है, पेल्विस रीजन होता है। तो नर का भी जनन तंत्र और मादा का भी जनन तंत्र जो है वो इसी भाग में होता है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि नर जनन तंत्र में ये जो देख रहे हैं इसको कह दिया जाता है शुक्रवाहक, ये शुक्रवाहक है। फिर ये जो देख रहे हैं ये है अंडा, ये हो गया वृषण। फिगर में ये जो देख रहे हैं ये है शीसन। इसको कह दिया जाता है मूत्राशय, ये मूत्राशय है।
ये जनन तंत्र का हिस्सा नहीं है, लेकिन शुक्रवाहक इस मूत्राशय से पीछे से होकर के आकर के मूत्र मार्ग में खुल रहा होता है। तो ये फिगर जो है वो जुड़ा हुआ है, और ये जो लाइन, ये जो नली देख रहे हैं, लाल रंग की देख रहे हैं और नीले रंग की, ये दोनों के दोनों रक्त नलिका है। तो नर का भी और मादा का भी दोनों में जनन तंत्र उनके श्रोणि भाग में ही होता है। नर जनन तंत्र में क्या क्या? तो नर जनन तंत्र के अंतर्गत एक जोड़ा वृषण, सहायक नलिकाओं के साथ साथ सहायक ग्रंथियां तथा बाह्य जननेंद्रियां हैं। बाह्य जननेंद्रिया में एक हो गया शीशन, वृषण कोश, ये बाह्य जननेंद्रिया में होता है। तो नर में क्या क्या है? एक जोड़ा वृषण है, सहायक जनन नलिका है, नर का सहायक जनन ग्रंथि है, जिसमें हम लोग 3 ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। एक शुक्राशय है, पुरस्थ ग्रंथि है, और कॉपर्स ग्रंथि, कंद मूत्र पथ ग्रंथि कह दिया जाता है, और शीशन वगैरह के बारे में, शीशन के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो नर का जनन तंत्र इन अंगों से मिल करके बना हुआ है। इसमें वृषण, ये जो वृषण है, इस वृषण को कह दिया जाता है प्राथमिक जनन अंग। प्राथमिक जनन अंग कहा जाता है। नर का प्राथमिक जनन अंग वृषण और मादा का प्राथमिक जनन अंग जो है वो अंडाशय कहा जाता है। अब इसको प्राथमिक जनन अंग क्यों कहते हैं? तो प्राथमिक जनन अंग कहने का रीजन है कि इनमें ही युग्मक का निर्माण होता है, यानी युग्मक जनन की जो पहली घटना थी वो घटना इसी में होता है, युग्मक जनन होता है, और इसी युग्मक जनन के दौरान नर में शुक्राणु का निर्माण होता है। फिर इनमें हार्मोन के, इनके द्वारा हार्मोन भी स्रावित किए जाते हैं। ये जो हार्मोन स्रावित होता है उनमें से मुख्य हार्मोन जो है वो है पुंजन, और पुंजन या फिर एंड्रोजन भी कहा जाता है। एंड्रोजन हार्मोन स्रावित किया जाता है, और इस एंड्रोजन का जो मुख्य हार्मोन है, इस एंड्रोजन हार्मोन का जो मुख्य हार्मोन है उसको कह दिया जाता है टेस्टोस्टेरोन। तो वे अंग जो हार्मोन का स्राव करता है और युग्मक का निर्माण करता है उसे प्राथमिक जनन अंग कह दिया जाता है, या फिर प्राथमिक जनन अंग को, इसको हम लोग गोनाड भी कह सकते हैं। ये गोनाड भी कहा जाता है, ये गोनाड होता है। और इनमें ये जो हार्मोन्स निकल रहे होते हैं, ये हार्मोन जो है यौन आरंभ के दौरान जो है वो स्रावित हो रहे होते हैं, जिसके वजह से इनमें द्वितीयक लैंगिक लक्षण भी दिख रहा होता है, इनके में युग्मक का निर्माण भी हो रहा होता है, ये होता है। तो इन सभी जनन अंगों में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि वृषण जो है वो कैसा होता है, किस तरह का वृषण है, संरचना कैसी होती है, वृषण के अंदर क्या क्या है, इसके बारे में। तो वृषण को अगर देखेंगे तो उदर गुहा है, ये उदर गुहा मानते हैं कि ये उदर गुहा का निचला हिस्सा है, नाभि के नीचे का हिस्सा। अब ये जो नाभि है, नाभि का नीचे का जो उदर गुहा के बाहरी भाग में एक थैलीनुमा संरचना होता है। ये जो थैलीनुमा संरचना है, इस थैलीनुमा संरचना को कह दिया जाता है वृषण कोश। और वृषण कोश 2 अलग-अलग भाग में जो है वो बटा हुआ रहता है। वृषण कोश के बाहर ये रैफे के रूप में जो दिखाई देता है, एक लाइनिंग के रूप में दिखाई दे रहा होता है, जिसमें वृषण जो है वो उपस्थित होता है, नर का वृषण उपस्थित होता है इस वृषण कोश में। अब इसको उदर गुहा से बाहर क्यों रखा गया है? ये शरीर के अंदर भी नर में युग्मक का जनन जो होता है, शुक्राणु का जो निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण शारीरिक तापमान, हम लोगों का शारीरिक तापमान जितना है उस शारीरिक तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम पर होता है। लगभग शारीरिक तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस, और इससे कम तापमान पे शुक्राणु का निर्माण होता है। कितना कम होता है? तो 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड कम पे होता है। शुक्राणु का निर्माण इसी तापमान पे होता है। यही वजह है कि शुक्राणु के निर्माण के कारण इन वृषण कोश को जो है उदर गुहा के बाहर रखा गया। तापमान में बदलने की वजह से ये वृषण का आकार घटते बढ़ते रहता है। तो वृषण, जैसा कि फिगर में हम लोग देख रहे हैं कि ये जो वृषण है, ये वृषण, और इस वृषण के पास ये
एक वृषण कोश होता है, एक ही वृषण कोश में जो है वो दोनों के दोनों वृषण हो रहे होते हैं। ये वृषण है, वृषण के दोनों तरफ ये जो पोस्टीरियर हिस्सा है, पश्च भाग जो होता है इसका, इस पश्च भाग में इस हिस्से को, इस अंग को कह दिया जाता है अधिवृषण। अधिवृषण, अधिवृषण क्यों कहा गया? अधि का मतलब है ऊपर, ऊपर से पीछे की ओर ये उपस्थित होता है दोनों वृषण में एक एक। अधिवृषण एक जोड़ा होता है संख्या में, और दोनों वृषण के ऊपर से पीछे की ओर है, तो ऊपर से पीछे की वजह से है इसका नाम दे दिया गया अधिवृषण। और यही अधिवृषण जो है वो जिस नलिका में ये खुल रहा होता है, तो अधिवृषण जिस नलिका में खुल रहा होता है उसको कह दिया जाता है डक्टस डिफरेंस, या इसको हम लोग कह सकते हैं शुक्रवाहक। ये शुक्राणु का वहन करता है, बाहर की तरफ जाए वो निकाल। तो इस टेस्टिस में, टेस्टिस जो है, वृषण जो है, शरीर में वृषण उदर गुहा के बाहर एक थैली या धानी में स्थित होते हैं, जिसे वृषण या स्क्रोटम कहते हैं। वृषण कोश या स्क्रोटम थैली कह दिया जाता है, स्क्रोटम सैक कह दिया जाता है। तो वृषण कोश में उदर गुहा के बाहर जहां पर वृषण है, वो जिस थैली में है या जिस धानी में है, उस धानी को या उस थैली को वृषण कोश कर दिया जाता है। वृषण कोश वृषणों के तापमान को शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम रखने में सहायक होता है, जो शुक्राणु जन्म के लिए आवश्यक होता है। जैसा कि अभी बताया कि शुक्राणु के निर्माण के लिए शारीरिक तापमान की आवश्यकता नहीं होती है। में पुरुषों में शुक्राणु का निर्माण शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम पर होता है, तो उस तापमान को बनाए रखने के लिए वृषण कोश जो है, वृषण कोश में ही वृषण होता है। वयस्कों में प्रत्येक वृषण आकार में अंडाकार होता है, जिसकी लंबाई लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर की और चौड़ाई लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर की होती है। और यह वृषण सघन आवरण से जो है वो घिरा हुआ होता है। ये जो सघन आवरण होते हैं, ये 3 अलग-अलग स्तर से बने होते हैं, 3 अलग-अलग स्तर का बना होता है। अब इसी वृषण में अगर हम लोग देखें तो वृषण के आंतरिक हिस्सा को अगर देखा जाए, तो वृषण के आंतरिक हिस्से में ऐसे छोटे-छोटे बहुत सारे कंपार्टमेंट पाए जाते हैं, छोटे-छोटे बहुत सारे कक्ष पाया जाता है। और ये जो कक्ष है, इस कक्ष को कह दिया जाता है वृषण पाली। इसको कह दिया जाता है वृषण पाली। और वृषण पाली के अंदर, प्रत्येक वृषण पाली के अंदर लगभग अति कुंडलित, बहुत ज्यादा कुंडलित अवस्था में 1 से 3 की संख्या में अति कुंडलित नलिकाएं जो है वो यहां उपस्थित होती हैं। ये जो नलिका होता है, इस नलिका को कह दिया जाता है शुक्रजनक नलिका, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहा जाता है, शुक्रजनक नलिका कहा जाता है। और ये शुक्रजनक नलिका की संख्या लगभग कितनी होती है? तो ये शुक्रजनक नलिका की संख्या लगभग 1 से 3 होता है, बहुत ज्यादा कुंडलित होता है। वृषण का आकार जो है बहुत छोटा है, लगभग इसकी लंबाई जो है वो 4 से 5 सेंटीमीटर का होता है। अब इस 4 से 5 सेंटीमीटर आकार वाले संरचना में इनको रखना है, तो मोड़ करके जो रखा गया है, कुंडलित करके रखा हुआ है। और ये जो वृषण पाली है, इस वृषण पाली की संख्या करीब 250 होता है एक वृषण, और दोनों वृषण मिला दें तो लगभग 500 के आसपास वृषण पाली होता है। तो वृषण का जो बाह्य संरचना देखें, तो ये बाह्य संरचना में अंडे के आकार का दिखता है। और ये आंतरिक संरचना अगर देखें तो वृषण के अंदर जो है ऐसे छोटे-छोटे कक्ष बने होते हैं, और ये जो कक्ष होते हैं जिनको कहा जाता है वृषण पाली, टेस्टिकुलर लोबुल्स कहा जाता है, वृषण पाली होता है। और वृषण पाली की संख्या लगभग 250 होता है एक वृषण में। और इस वृषण पाली के अंदर बहुत सारे शुक्रजनक नलिका होते हैं, जिनकी संख्या लगभग 1 से 3 होता है, और ये बहुत ज्यादा बेहद कुंडलित होती है। तो ये जो है, जैसा कि देख रहे हैं, ठीक है ना, ये हो गया वृषण कोश। वृषण कोश, और वृषण कोश के अंदर ये अंडे आकार का जो संरचना है, इस अंडे आकार की संरचना को कह दिया गया वृषण। तो संख्या में एक जोड़ा,
और संख्या में एक जोड़ा के साथ साथ वृषण के ये ऊपरी भाग में, ये पीछे के हिस्से में जो देख रहे हैं ऊपर से पीछे की ओर, इसको कह दिया गया है अधिवृषण। तो वृषण एक हिस्से में बटा हुआ है, एक कंपार्टमेंट बटा हुआ है, और ये वृषण को दो अलग अलग भाग में बटा हुआ है, जिसको वृषण का सेप्टम कहा जाता है, वृषण का भाग कहा जाता है, जो दोनों को अलग अलग करके रखा हुआ है। तो वृषण ये देख रहे हैं, ये हो गया वृषण थैली, जहां वृषण है, वृषण कोश, ये वृषण कोश, और वृषण कोश के अंदर ये जो संरचना देख रहे हैं, इस संरचना को कह दिया गया वृषण। ये वृषण हो गया। और वृषण के ऊपरी भाग में ये जो संरचना देख रहे हैं, इसको कह दिया गया अधिवृषण। तो वृषण उदर गुहा के बाहर एक थैलीनुमा संरचना में है, जिस थैलीनुमा संरचना में उसको कह दिया गया वृषण कोश। और वृषण कोश का काम है कि ये शरीर के तापमान से वृषण को कम तापमान बना करके रखे। लगभग ये तापमान कितना बना करके रखता है, तो 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम तापमान रखता है, जिससे शुक्राणु का निर्माण जो है वो अच्छा हो। शुक्राणु का निर्माण तो लगभग प्रत्येक वृषण में लगभग 250 कक्ष होते हैं, जिन्हें वृषण पालिका कहते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कह दिया जाता है। प्रत्येक वृषण पालिका के अंदर 1 से लेकर 3 की संख्या में अति कुंडलित शुक्रजनक नलिका पाया जाता है। ये जो शुक्रजनक नलिका है वो लगभग 1 से 3 की संख्या में होता है, और प्रत्येक वृषण पालिका में होता है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं इंग्लिश में, जिनमें शुक्राणु पैदा किए जाते हैं, यानी शुक्राणु का जन्म कहां होता है। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि वृषण में शुक्राणु का निर्माण कहां होता है। तो वृषण में शुक्राणु का निर्माण कहां हो रहा है, शुक्रजनक नलिका में शुक्राणु का निर्माण होता है। ये भी हो सकता है कि पूछ दे कि शुक्राणु का निर्माण जो है वो कितने डिग्री सेल्सियस तापमान पर हो रहा है, कितना डिग्री सेल्सियस तापमान पर, कितना तापमान पर शुक्राणु का निर्माण हो रहा होता है। तो शुक्राणु का निर्माण कितना तापमान पर शुक्राणु का निर्माण हो रहा होता है, तो कितना तापमान पर हो रहा होता है, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान पर हो रहा होता है। तो 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान पर हो रहा है, तो यहाँ कम नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पूछा जा रहा है कितना तापमान पर। कितना तापमान पर पूछा जाए तो लगभग कितना तापमान पर होता है, तो 34.5 से लेकर के 35 डिग्री सेल्सियस तापमान पर शुक्राणु का निर्माण हो रहा होता है। हाँ, अगर अब यहाँ ये क्वेश्चन दे दे कि कितना कम पर होता है, कम पर होता है, तो कम पर पूछे तब हम लोग को बताना है 2.2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर कहे कि कितना तापमान पर हो रहा है, तो कितना तापमान पर है, 34 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान कर सकते हैं। और शुक्राणु का निर्माण कहां हो रहा है, तो शुक्राणु का निर्माण जो है वो जहां हो रहा होता है उस हिस्से को कह दिया जाता है शुक्रजनक नलिका। शुक्राणु का निर्माण कहां हो रहा होता है। अब वो 2 तरह से क्वेश्चन दे सकता है, शुक्राणु का निर्माण कहां होता है। तो इसके लिए 2 ऑप्शन, एक ऑप्शन तो ये हो सकता है ना, एग्जामिनर का ये हो सकता है कि वो ऑप्शन में आपको जो है वो वृषण या अंगों का नाम बस दे देवे। एक ऑप्शन का तरीका क्या है कि अंग का नाम दे देवे, और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा ऑप्शन का तरीका उसके पास क्या है कि अंग का नाम ना दे, वो अंग के अंदर, यानी जैसे ये शुक्रजनक नलिका हो गया, या नलिकाओं का नाम दे दे, नर के सहायक नलिकाओं का नाम दे दे, मादा का भी हो सकता है कि शुक्रजनक नलिका का नाम दे दे लोग, तो यहां नलिकाओं का भी नाम दे सकता है, नलिकाओं का नाम भी हो सकता है। तो क्वेश्चन एक ही है, बस ऑप्शन देने का तरीका जो है वो अलग अलग है। वो ऑप्शन या तो अंग का नाम देकर के पूछ सकता है,
या फिर वो ऑप्शन नलिकाओं का नाम देकर के भी पूछ सकता है। तो हम लोग जो देख रहे हैं लाइन बाय लाइन जो देख रहे हैं, उस लाइन बाय लाइन से ये नहीं, हम पहले भी बोल चुके हुए हैं कि ये एनसीईआरटी में जितना दिया हुआ है वो एनसीईआरटी में इस तरह से दिया हुआ है कि ये आपकी जानकारी में बहुत अच्छे हो, और ये सिर्फ और सिर्फ बोर्ड के एग्जाम के लिए या नीट जेईई वगैरह के लिए ही नहीं है, ये पूरे लाइफ जो है वो काम करेगी। तो हम लोगों को एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि एग्जामिनर क्या क्या सोच सकता है। एग्जामिनर ये भी कर सकता है कि अंक का नाम दे सकता है, इसको याद रख लेना कि सिर्फ और सिर्फ शुक्रजनक नलिका में होता है। ये भी हो सकता है कि शुक्रजनक नलिका का नाम दे ही नहीं, तो एग्जाम में फिर वहां अफसोस करने पछताने के अलावा हम लोगों के पास कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो ये क्वेश्चन कर सकता है, जैसा कि हम लोग फिगर में देख रहे हैं। ये फिगर जो देख रहे हैं वृषण का अंदर का हिस्सा, ये देख रहे हैं वृषण के अंदर जो है ये कुंडलित नलिकाएं जो दिखाई दे रही है, इन्हीं कुंडलित नलिकाओं को सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स कहा गया, या इसी को कह दिया गया है शुक्रजनक नलिका। शुक्रजनक नलिका, और ये लगभग 1 से 3 की संख्या में होती है शुक्रजनक नलिका। और शुक्रजनक नलिका से छोटी छोटी बहुत सारी नलिका है, और नलिकाओं का एक जाल जो है वो बना हुआ है। ये जो नलिकाओं का जाल बना हुआ है इसको कह दिया जाता है रेटेटेस्टिस या रेता नलिकाएं। रेता नलिकाएं, रेता नलिकाएं कहलाता है। तो ये सभी शुक्रजनक नलिका खुलता कहां है, तो जहां खुलेगा उस हिस्से को कह दिया जाता है रेता नलिका। रेता नलिका, या फिर इसको वृषण जाल भी कर सकते हैं। वृषण जाल भी कर सकते हैं, जाल संरचना है, वृषण के अंदर है, तो इसको वृषण जाल भी कहा जाता है। तो वृषण के अंदर छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे कक्ष बने हुए होंगे, और ये जो कक्ष बना हुआ रहेगा उस कक्ष को कह दिया गया है वृषण पालिका। और वृषण पालिका के अंदर बहुत सारे, या ये कह दे कि वृषण के अंदर 1 से 3 की संख्या में जो है वो अति कुंडलित नलिका मिलेगा, जहां शुक्राणु का निर्माण होता है। जहां शुक्राणु का निर्माण होता है उस नलिका को कहा दिया गया है शुक्रजनक नलिका। और देख लेते हैं, एनसीईआरटी में दिया हुआ है लेकिन फिगर जो है वो साफ साफ नहीं एनसीईआरटी में देती है। ये छोटा छोटा कक्ष दिखाया हुआ है, और इनको कह दिया गया वृषण पालिका, जिनकी संख्या 250 होती है एक वृषण में 250 पालिकाएं होती है, वृषण पालिकाएं होती है। और वृषण पालिका के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं, और ये जो नलिकाएं होती हैं उस नलिका को कह दिया जाता है शुक्रजनक नलिका। और ये शुक्रजनक एक नलिका में लगभग कितना होगा, तो एक वृषण पालिका में ये शुक्रजनक नलिका जो है वो 1 से 3 की संख्या में मिला था, 1 से 3 की संख्या में मिले। हम लोग फिगर बार बार देख रहे हैं ताकि फिगर से जो है पूरी तरह से अंडरस्टैंड हो जाए कि एक्चुअली में है कैसा, किस तरह का है फिगर, कैसा होगा। प्रत्येक शुक्रजनक नलिका का भीतरी भाग 2 प्रकार की कोशिकाओं से स्तरित होती है, जिन्हें नर जल कोशिकाएं यानी शुक्राणुजन या स्पर्मेटोगोनिया कोशिका और शर्टोली कोशिका कहा जाता है। मतलब अगर हम लोग वृषण का एक काट चित्र देखें, तो वृषण का काट चित्र देखेंगे तो वृषण के अंदर जो है ऐसे बहुत सारी कोशिकाओं का स्तर मिलेगा। ये जो कोशिकाओं का स्तर मिल रहा है, ये जो कोशिकाओं का स्तर है, इस कोशिकाओं के स्तर को कह दिया जाता है नरजन कोशिका। नरजन कोशिका का स्तर मिलेगा, और नरजन कोशिका के बीच में, नरजन कोशिका के बीच में कुछ कुछ बड़ी बड़ी कोशिकाएं जो है वो मिलेंगी, कुछ कुछ बड़ी बड़ी कोशिकाएं जो है वो यहाँ मिलेंगी। ये जो बड़ी बड़ी कोशिकाएं जो यहाँ पे मिल रही हैं, इन कोशिकाओं को कह दिया गया है शर्टोली कोशिका। इसको नाम दे दिया जाएगा शर्टोली कोशिका। इस शर्टोली कोशिका का नाम वैज्ञानिक के नाम पर ही दिया गया है। जिन्होंने पहली बार इस सर्टोली कोशिका के बारे में बताया था उनका नाम था एनरिको सर्टोली, और एनरिको सर्टोली ने ही देखा था, उन्होंने ही इसको रिपोर्ट किया था, इसके वजह से इसका नाम पड़ गया सर्टोली कोशिका। उनके सम्मान में जो है नाम दे दिया गया। और ये जो कोशिका जो देख रहे हैं, जो छोटी छोटी कोशिकाएं देख रहे हैं, इनका जो स्तर देख रहे हैं, इनको कह दिया जाता है शुक्राणुजन कोशिका या
इसको कह दिया जाएगा नर जन्म कोशिका या इनको कह दिया जाएगा स्पर्मेटोगोनिया कोशिका। इसी स्पर्मेटोगोनिया कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन हो करके इनमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, अर्धसूत्रण प्रक्रिया होगी और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप यही शुक्राणु में जो है वो बदलेंगे, शुक्राणु का निर्माण होगा इनसे, शुक्राणु जन कोशिका से। और ये जो सर्टोली कोशिका है, ये सर्टोली कोशिका क्या करता है, तो इनका काम होता है शुक्राणु जो वृद्धि कर रहे हैं, जो भी शुक्राणु वृद्धि कर रहा है उन शुक्राणुओं को पोषण देने का काम कर रहा होता है। तो पोषण देने का काम कर रहा होता है तो सर्टोली कोशिका को नर्स कोशिका भी कहा जाता है कि ये नर्स सेल है, शुक्राणुओं का नर्स कोशिका है, ये शुक्राणुओं को पोषण कर रहा होता है। जब यहाँ शुक्राणु का निर्माण हो रहा होता है तो शुक्राणु बनने के बाद ये शुक्राणु ये आ करके इससे जो है से चिपक जाते हैं और इनसे पोषण ले रहे होते हैं, शुक्राणु इनसे पोषण ले रहे होते हैं। ये जिस अवस्था में ले रहे होते हैं पोषण, उसको कह दिया जाता है शुक्राणु प्रसूत या शुक्राणु पूर्व कहा जाता है, शुक्राणु प्रसूत कहा जाता है या फिर शुक्राणु पूर्व कहा जाता है। तो सर्टोली कोशिका शुक्राणु को पोषण प्रदान करता है, पोषण देने की वजह से इनका एक और नाम दे दिया गया नर्स कोशिका। और ये जो शुक्राणु जन कोशिका है या स्पर्मेटोगोनिया कोशिका है, इनमें अर्धसूत्री विभाजन होगा और अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद अर्धगुणित शुक्राणुओं का निर्माण होगा। ये प्रक्रिया नर जन कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन या अर्धसूत्रण के फलस्वरूप शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं, जबकि सर्टोली कोशिकाएं जर्म कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती हैं। सर्टोली कोशिका पोषण प्रदान करता है और शुक्राणु जो जन कोशिका है उनमें अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को शुक्र जन्म कहा जाता है। यहाँ जो अर्धसूत्री प्रक्रिया हो रहा है, ये अर्धसूत्री प्रक्रिया में क्या हो रहा है, तो अर्धसूत्री तो विभाजन हो रहा है और इस विभाजन में होगा ये कि ये स्पर्मेटोगोनिया द्विगुणित होता है, मतलब इनमें गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। अब जब इनमें अर्धसूत्री विभाजन होगा तो अर्ध का मतलब हो गया आधा और सूत्री यानी गुणसूत्र, यानी गुणसूत्र आधा हो जाएगा, इनमें हो जाएंगे 23, केवल 23 जोड़ा नहीं, केवल 23 हो जाएगा। तो अर्धसूत्री प्रक्रिया के जो शुक्राणु बन रहा है ना, शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को कहा जाता है शुक्र जन्म। तो शुक्र जन्म की प्रक्रिया हो, जैसा कि एनसीईआरटी के फिगर में हम लोग देख रहे हैं, ये जो है ये एक अण्ड नलिका का काट चित्र है, ये एक अण्ड नलिका का एक शुक्र नलिका का काट चित्र दिया हुआ है। और ये शुक्र नलिका जो है, इस शुक्र नलिका में देख रहे हैं कि कोशिकाओं का स्तर है, ये जो कोशिकाओं का स्तर है, इसी स्तर को हम लोग क्या नाम दिए, इस स्तर को कह दिया गया शुक्राणुजन या स्पर्मेटोगोनिया। और इन्हीं से अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है इनमें, और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप इनमें क्या हो रहा है, तो अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जो बन रहे हैं या जो नया कोशिका बना है उसको कह दिया गया शुक्राणु। तो शुक्राणु बन रहा है, यही शुक्राणु जो है वो कोशिकाओं से जो है वो जुड़ करके यानी सर्टोली कोशिका के साथ जो है वो चिपक करके जो है उनसे पोषण ले रहा होता है, इसको कह दिया जाता है सर्टोली कोशिका। और इसी सर्टोली कोशिका से जो है ये पोषण ले रहे होते हैं। अब ये जो दो नलिका है, एक नलिका ये हो गया और एक नलिका ये हो गया, दो नलिकाओं के बीच में ये जो खाली जगह जो देख रहे हैं, जो पिंक रेड पिंक से लिखा हुआ है, ये पिंकिश या ये एरिया जो है, इस एरिया को कह दिया जाता है अंतराली कोशिकाओं का ये हिस्सा होता है। अंतराली कोशिका इसमें पाए जाते हैं और जिस हिस्से में ये अंतराली कोशिका पाई जाती है उस हिस्से को कह दिया जाता है अंतराली अवकाश। अंतराली अवकाश, इस अंतराली कोशिका में सिर्फ ये अंतराली कोशिका ही नहीं पाई जाती है, इस कोशिका को एक और नाम दिया गया है, ये जिस वैज्ञानिक के द्वारा खोजा गया था उन्हीं के सम्मान में जो है इनका नाम दे दिया गया लिडिग कोशिका। इसको लिडिग कोशिका भी कह सकते हैं।
और ये लिडिक कोशिका को पहली बार खोजने वाले या बताने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था फ्रांज वॉन लिडिक। तो फ्रांज वॉन लिडिक जो है इस कोशिका के बारे में बताए थे, तो उन्हीं के सम्मान में इसका नाम रख दिया गया लिडिक कोशिका। और ये अंतराली अवकाश में पाया जाता है, इसलिए इसका एक और नाम दे दिया गया अंतराली कोशिका। यही अंतराली कोशिका या लिडिक कोशिका वृषण में पुंजन हार्मोन का स्राव करते हैं। पुंजन हार्मोन या इसी को एंड्रोजन हार्मोन भी कहा जाता है। तो एंड्रोजन हार्मोन का स्राव इन कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। ये देखिए, ये कोशिका हो गया जो बड़ी कोशिका है। ये जो बड़ी कोशिका देख रहे हैं, इस बड़ी कोशिका को नाम दे दिया गया सर्टोली कोशिका। ये हो गया सर्टोली कोशिका जो पोषण प्रदान करने का काम कर रहा है। और सर्टोली कोशिका के अगल बगल में आजू बाजू में ये सब जो कोशिकाओं का ये समूह जो दिख रहा है, इन कोशिकाओं के समूह को कह दिया गया है शुक्रजनक कोशिका। इनको कह दिया गया शुक्रजनक कोशिका। और ये शुक्रजनक कोशिका क्या कर रहे हैं, तो शुक्रजनक कोशिका से शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु जनक कोशिका है ये, स्पर्मेटोगोनिया कहा जाता है इंग्लिश में। और इन्हीं में विभाजन होता है समसूत्री, तो बनता है प्राथमिक शुक्रजनक कोशिका। प्राथमिक शुक्रजनक में अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो बनता है द्वितीयक शुक्रजनक कोशिका। और ये द्वितीयक शुक्रजनक कोशिका जो है, इसमें जब अर्धसूत्री द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो ये बनता है शुक्राणु प्रसूर। और ये सब शुक्राणु प्रसूर या शुक्राणु पूर्व जो है वो जाकर के सर्टोली कोशिका से जो है वो संग्रहित हो जाते हैं, चिपक जाते हैं और इनसे जो है वो पोषण लेते हैं। जैसा कि ये फिगर में हम लोग देख रहे हैं, इनसे पोषण ले रहा होता है ये सर्टोली कोशिका। तो इस सर्टोली कोशिका से जो है वो पोषण ले रहा होता है शुक्राणु। तो सर्टोली कोशिका पोषण दे रहा होता है, इसलिए सर्टोली कोशिका को नर्स कोशिका भी कहा गया। और दो कोशिकाओं के बीच में ये सब जो कोशिका मिल रहे हैं, इन कोशिकाओं को कह दिया गया है लिडिक कोशिका, कि ये लिडिक कोशिका है जो फ्रांज वॉन लिडिक के द्वारा खोजा गया था, उन्हीं के द्वारा बताया गया था। तो लिडिक कोशिका होता है इनके पास। आगे देखते हैं, शुक्रजनक नलिकाओं के बाहरी क्षेत्र। तो हम लोग देखें कि दो शुक्रजनक नलिका अगर देख रहे हैं, 1 से 3 की संख्या में था, अब दो शुक्रजनक नलिका के बीच में ये जो जगह बच रहा है, इसी को कह दिया गया है अंतराली अवकाश। अंतराली अवकाश कहा गया। अब इस अंतराली अवकाश में अंतराली कोशिका पाया जाता है, कुछ प्रतिरक्षी कोशिका पाए जाते हैं, रक्त की नलिकाएं पाई जाती हैं। ये शब्द जो है वो अंतराली अवकाश में ही होता है। बाहरी क्षेत्र को अंतराली अवकाश इंटरस्टिशियल स्पेस कहा जाता है। इसमें छोटी छोटी रुधिर वाहिकाएं, अंतराली कोशिकाएं, इंटरस्टिशियल सेल्स या लिडिक कोशिकाएं होती हैं। लिडिक कोशिकाएं पुंजन या एंड्रोजन नामक वृषण हार्मोन का संश्लेषण वो स्रावित करती है। तो ये जो अंतराली अवकाश है, इस अंतराली अवकाश में ही क्या मिलेगा, अंतराली कोशिका मिलेगा। और ये जो अंतराली कोशिका है, ये अंतराली कोशिका क्या करेगा, तो ये अंतराली कोशिका संश्लेषण भी करेगा, मतलब निर्माण भी करेंगे, बनाएंगे भी, उत्पन्न भी करेगा एवं स्राव भी करेंगे। बनेगा भी यहां और स्राव भी किया जाएगा। स्राव भी किया जाएगा किसका, तो पुंजन या एंड्रोजन हार्मोन। पुंजन या एंड्रोजन हार्मोन का स्राव किया जाएगा। और ये पुंजन या एंड्रोजन हार्मोन जो है, इसका मुख्य हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। यहां पर मतलब इस अंतराली अवकाश में, ये जो अंतराली अवकाश है, इस अंतराली अवकाश में क्या मिला, अंतराली कोशिका तो मिला ही, अंतराली कोशिका के अलावा इनमें रक्त की नलिकाएं भी मिलेंगी, रक्त की रुधिर की नलिकाएं भी मिलेंगी। ये रुधिर नलिकाएं हैं, रक्त नलिकाएं मिलेगा, धमनी, सीरा, ये नलिकाएं यहां मिलेंगी। इसके अलावा यहां क्या मिलेगा, तो इनके अलावे जो है कुछ अन्य कोशिकाएं भी होती हैं जो प्रतिरक्षात्मक कार्य करने में सक्षम होती है। प्रतिरक्षात्मक कार्य करने में जो कोशिका सक्षम है वो एक्चुअली में है कौन कोशिका, प्रतिरक्षी कोशिका, WBC की कोशिका यहां पे मिलेंगी।
प्रतिरक्षी कोशिका भी मिलेगी। प्रतिरक्षी कोशिका मिल रहा होता है अंतराली अवकाश में। ठीक, अब एनसीईआरटी में जो दिया हुआ था, एनसीईआरटी में जो है उससे हम लोगों ने देख लिया कि वृषण के बारे में एनसीईआरटी में क्या क्या दिया हुआ था। अब एनसीईआरटी में कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो नहीं दी हुई है, एक लाइन में बता करके छोड़ दी है एनसीईआरटी। जैसे हम लोगों को एक लाइन मिला था कि वृषण सघन आवरण से घिरा हुआ है। अब वृषण का वो सघन आवरण कौन कौन सा है या कौन किस सघन आवरण की बात की जा रही है, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे कि वृषण में और क्या क्या है। इसके अलावे जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसके अलावे से हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। इसको पढ़ते रहिएगा, रिवाइज करते रहिएगा। दैट्स ऑल।